स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ है ना, क्षेत्र और महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी के क्षेत्र में पहले हमने पढ़े थे सांख्यिकी की प्रकृति हमने पढ़ लिया था, है ना। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? सांख्यिकी का अर्थ होता है ना, संख्यात्मक आंकड़ों को हम सांख्यिकी कहते हैं ना। संख्यात्मक आंकड़ों के समूहों को हम सांख्यिकी के रूप में हम जानते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र में, है ना। दूसरा सांख्यिकी की विषय सामग्री, ठीक है। तो इसकी विषय सामग्री को हम पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी की विषय सामग्री के है ना दो संगठक हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये विवरणात्मक सांख्यिकी क्या होता है। तो विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन करने, प्रस्तुतिकरण करने तथा विश्लेषण करने से संबंधित होते हैं। ये विधियाँ केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों जैसे औसत, माध्यिका हो गया, बहुलक है ना, माध्य विचलन, मानक विचलन आदि सहसंबंधों आदि की गणनाओं से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने विद्यालय में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की औसत लंबाई गणना करते हैं ना। तो इसी प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको यह ज्ञात होता है कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के विज्ञान तथा गणित में अंक जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा होता है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो इसमें क्या होता है, जो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है ना, तो इसका अर्थ है उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा प्रतिदर्श, है ना, सैंपल के आधार पर समग्र जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि आपको कक्षा का अध्यापक है ना केवल कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिदर्श के औसत के वजन के आधार पर ही संपूर्ण कक्षा के औसत वजन की गणना करता है तो वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी हम किसे कहेंगे? तो इसका अभिप्राय उन विधियों के हैं जिनके द्वारा प्रतिदर्श के आधार पर समग्र पूरे का है ना जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो उदाहरण में जैसे बताया, आपकी कक्षा का जो अध्यापक है ना, वो केवल कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिदर्श के औसत वजन के आधार पर ही संपूर्ण कक्षा के औसत वजन की गणना करता है तो वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहलाएगा, ठीक है। अब हम सांख्यिकी के क्षेत्र में तीसरा देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। तो सांख्यिकी की सीमा है प्रत्येक, है ना, जो विषय होती है उसकी सीमाएं भी होती है। तो सांख्यिकी विज्ञान की, है ना, जो लोकप्रियता है वो बहुत ही व्यापक है ना। इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। तो ऐसे व्यक्ति है ना जो सांख्यिकी के क्षेत्र में है ना जो कार्य कर रहा है, तो इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके कार्य क्षेत्र में उसको मतलब जब किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं है ना तो उनसे गलतियां होने की संभावना रहती है। तो सांख्यिकी की भी कुछ सीमाएं हैं, है ना, जिसको हम यदि जान जाते हैं तो इसका हम जो प्रयोग है वो अच्छे तरीके से व्यापक रूप से हम कर सकते हैं। तो इसकी सीमाओं के अंतर्गत पहला आता है संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन। तो सांख्यिकी के अंतर्गत हम सिर्फ कहा जाएगा संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं। इसमें जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, जैसे ना जैसे ईमानदारी का गुण हो गया, समझदारी हो गया, है ना, जैसे स्वास्थ्य संबंधित है, तो इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो इसकी पहली सीमा हो गया। दूसरा है केवल समूहों का ही अध्ययन। तो सांख्यिकी के अंतर्गत, है ना, सिर्फ आंकड़ों के जो समूह होते हैं, संख्यात्मक समूह, उनको ही सम्मिलित किया जाता है ना। इसमें जैसे व्यक्तिगत गुण हो गए, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है और व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से ही समूह का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है ना, जब तक कि हम किसी संस्था या संगठन में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की जो आय है उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक के, है ना, ये सांख्यिकी का अध्ययन नहीं होगा। इसमें एक ही व्यक्ति का जो आय है उसका अध्ययन मतलब कहा जाए कि एक ही इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है ना, इसमें समूह के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये इसकी दूसरी सीमा है। तीसरा है समरूपता की कसौटी। तो सांख्यिकी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आंकड़े
समरूप होने चाहिए। समरूप होने पर ही वे तुलना के योग्य होंगे ना, तुलनीय होंगे। यदि समरूप नहीं होंगे तो उसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। आंकड़ों की विजातीय होते हैं ना, आंकड़े जो विजातीय रहेंगे तो उसको समाप्त करना, मतलब इसमें सांख्यिकी रूप में व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, तो जो सांख्यिकी है यदि समरूप रहेंगे है ना, तभी ये कहा जाए कि समरूपता में है ना, समरूपता के गुण रहेंगे तभी हम इसको क्या है सांख्यिकी को पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। चौथा है परिणाम केवल औसतन होता है। ठीक है, चौथा सीमा है सांख्यिकी के नियम केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं। ये केवल व्यापक प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त नहीं होते हैं। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में है ना जो नियम होते हैं वो त्रुटि मुक्त होते हैं, वैसे सांख्यिकी नहीं होते हैं। ये कहा जाए ना औसत पर ये निर्भर होता है। वे हमेशा तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपये है, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 50,000 रुपये होगी। तो कुछ व्यक्तियों की इससे अधिक हो सकती है और कुछ व्यक्तियों की कम हो सकती है। तो इस प्रकार जो सांख्यिकी है वो औसत पर एक लागू होता है, औसतन होता है। अगला है 5वां पॉइंट है इसका, बिना संदर्भ के जो निष्कर्ष है वो गलत हो सकते हैं। तो सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार समझने के लिए आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाए जिनमें निष्कर्ष निकाले गए हों। वे असत्य भी सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापारी के 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये है ना। एक व्यापारी है तो वो 3 सालों में पहले साल में 1,000 रुपये, दूसरे साल में 2,000 और तीसरे साल में 3,000 रुपये लाभ कमाता है। तो इसके विपरीत दूसरे व्यापार में उन्हीं 3 वर्षों में उसको 3,000 रुपये, 2,000 रुपये तथा 1,000 रुपये उनको लाभ होता है। तो दोनों का औसतन लाभ 2,000 रुपये होता है। इससे परिणाम ये निकलता है कि दोनों व्यवसाय एक सी अवस्था है, मतलब दोनों व्यवसाय की अवस्था एक सी है, किंतु वह वास्तविकता नहीं है। संदर्भ में देखा जाए तो पहला व्यवसाय उन्नति कर रहा है जबकि दूसरा व्यवसाय अवनति कर रहा है ना। पहले में लाभ हो रहा है तो दूसरे में उसको नुकसान हो रहा है। आगे देखेंगे बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सांख्यिकी की छठवीं सीमा है विशेषज्ञों की आवश्यकता। ठीक है, जो सांख्यिकी की जो तकनीक है ना ये सरल नहीं होती है, इसलिए इसके लिए हमको विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है ना। जो इनके जो सांख्यिकी तकनीकी है उसका उपयोग विशेषज्ञों द्वारा ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो हमने आगे पढ़ा सांख्यिकी का क्षेत्र है ना, ये इनके जो 6 बिंदु है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।